स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ लेकिन आप लोगों को थोड़ा स्पीड से मैं जाऊंगा यार, ठीक है, टाइम बहुत शॉर्ट है, चीजें ज्यादा है। अच्छा जी, जो हमने सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा वो इतना ही है आपको। सोर्स ऑफ फाइनेंस में लीजिंग, हायर परचेज, लोन और क्या कहते हैं ओवरड्राफ्ट, इनका पता होना चाहिए, इनके प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, बाकियों की डेफिनेशन आनी चाहिए। और ये जो हमने आखिर में पढ़ा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं कर्जा लेते वक्त या जो भी फाइनेंस अरेंज करते वक्त। ये बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिकमेंडेशन में आपको काम आएंगे। रिकमेंडेशन में हमें कोई एक ही बताना होता है, सारे नहीं बताने होते। वो आपको बोलेगा कौन सा तरीका बेस्ट है, तो कोई एक आप उठा लें इन सब में से जो आप समझते हो, उसको मोस्ट इंपोर्टेंट करके बता दें। इंशाल्लाह मैं कल मेरी क्लास होगी तो मैं पेपर 2 कराऊंगा, ट्यूशन में भी स्कूल में भी। तो उसमें पेपर 2 के बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह चीजें जो है। सो हम आगे पढ़ रहे हैं, आगे हमारा चैप्टर है कैश फ्लो फोरकास्ट। तो सबसे पहले सवाल ये पता होता है कि सर कैश फ्लो किसे कहते हैं। तो कैश फ्लो क्या है? कैश के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कैश इनफ्लो और एक होता है कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो क्या है, किसी को आइडिया कैश इनफ्लो किसे कहते हैं? बिजनेस में पैसे का आना। तो पैसे का आना, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स और इस तरह से और कैश आउटफ्लो किसे कहते हैं? पैसे के जाने को कहते हैं। ठीक है ना? पैसे के जाने को। पैसे कहाँ जा रहे होते हैं? हम कभी सप्लायर को पैसे पे कर रहे होते हैं, कभी हम जो है पैसे जो है क्या नाम है अपनी वेजेस में पे करते हैं, कभी इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, कभी हम कैश परचेज में पे कर रहे होते हैं। तो पैसों का जाना हमारे पास कैश आउटफ्लो कहलाता है। और पैसों का आना, जैसे हमने कोई सेल्स की, हमने कोई उधार पे सामान बेचा तो रिसीवेबल में पैसे दिए, हमने कोई डिस्पोजल किया, कोई नॉन करेंसी बेच दिया, उसमें पैसे आ गए हमारे पास। तो पैसों का जो आना जाना है, इसको हम प्यार से कहते हैं कैश फ्लो। जो हमारे पास पैसे आ रहे होते हैं जा रहे, इसको हम प्यार से कहते हैं कैश फ्लो। तो कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफी सारे बिजनेस क्या करते हैं, इसको मैनेज करते हैं, एक कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते हैं। मतलब एक आगे के बारे में सोचते हैं कि आगे जो हमारे महीने आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें कितना कैश हमारे पास से आएगा, कितना कैश जाएगा, इसको एस्टिमेट करते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसको हम प्यार से कहते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट। कैश फ्लो फोरकास्ट क्या होता है? उसमें हम एस्टिमेट दे रहे होते हैं कि आगे जाके कितना कैश आना है, कितना कैश जाना है। फ्यूचर के बारे में, करंट के बारे में नहीं, फ्यूचर के बारे में हम एस्टिमेट दे रहे होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, उसमें आपको हेल्प कर देता है। इस कैश फ्लो फोरकास्ट का फायदा क्या होता है? आपको एक अंदाजा हो जाता है किस महीने में मेरी हालत खराब होने। मैंने अपना कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया तो मुझे पता लगा जून जुलाई में मेरे पास पैसे आएंगे नहीं, पैसे जाएंगे। पैसे आएंगे क्यों नहीं? क्योंकि ट्यूशन नहीं होगी। पैसे जाएंगे क्यों? खर्चे तो होने ही होने। तो मुझे अब पहले से आइडिया हो गया ना, और मुझे ये भी आइडिया हो गया कितने पैसे जाने हैं मेरे। तो उसके लिए मैं अभी से ही प्लानिंग करूंगा, अभी से ही सेविंग करना शुरू कर दूंगा, ताकि उन महीनों में मुझे किसी से मांगना नहीं पड़े। इसी तरीके से काफी सारे बिजनेस जब एक्सपेंड करते हैं बिजनेस को तो प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो बिजनेस प्लान के अंदर कैश फ्लो फोरकास्ट होता है। जो बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, उसमें भी कैश फ्लो फोरकास्ट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि उनको प्रॉफिट तो हो रहा होता है लेकिन कैश नहीं होता। और उसका नुकसान क्या होता है? कल डिविडेंड देना है, कैश नहीं, डिविडेंड नहीं दे सकते। तो अच्छा बिजनेस वो है कि भाई जो प्रॉफिट के साथ साथ अपने कैश को भी क्या करे, मैनेज करे। ये भी इंपॉर्टेंट है। और बैंक वाले भी इसीलिए कैश फ्लो फोरकास्ट देखते हैं कि भाई ये आगे इंटरेस्ट पे कर सकता है नहीं कर सकता, आगे हमें पैसे दे सकता है नहीं दे सकता, या हमेशा इसकी सिचुएशन डामाडोल रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल आया पेपर में, पहले हम जरा एक बात समझ लें। एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कैश। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कैश। सो ये एक डेटा है आपके सामने 3 बिजनेस का। इन तीनों बिजनेस के आप देखें, ये उनके पास कैश था, ये उनके पास प्रॉफिट था, ये उनके पास कैश था, ये उनके पास प्रॉफिट था, ये उनके पास कैश था, ये उनके पास प्रॉफिट था। बल्कि इसको छोड़ें, कंपनी हमारे पास क्या होता है, कैश और प्रॉफिट सेम नहीं होता। किसी भी बिजनेस की आप आईएस उठाएं, जो उसका प्रॉफिट आ रहा होगा और एसओएफपी में जो उसका बैंक बैलेंस आ रहा होगा वो सेम नहीं होता। डिफरेंट 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 आ रहा होता है। हालांकि प्रॉफिट भी वहीं से आ रहा होता है जहां से कैश आ रहा होता है। आप सेल्स करते हैं तो वो सेल्स आईएस में जाती है, उस सेल्स के अगेंस्ट जो पैसा आता है वो आपके बैंक में जा रहा होता है। आप परचेज करते हैं तो वो आईएस में जाके माइनस होता है एक्सपेंस की मद में, और वही जो पैसे आपके गए होते हैं वो आपके बैंक में आ रहे होते हैं। Then why सर did- उसमें काफी सारी चीजें नहीं आती, डेप्रिसिएशन नहीं आती, इस तरह की चीजें। अच्छा, और कोई कि वाई देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्या नाम है प्रॉफिट एंड कैश? सर उसमें ना ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, ना क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, ना वो हमारे पास डेप्रिसिएशन आती है, अच्छा, और कोई? ना सर इनकम प्रोविजन फॉर स्टेटमेंट में डाउटफुल क्रेडिट डेट। भी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी नहीं आते। एक्सीलेंट। देखो मैं सिंपल करके बताता हूँ, या आपने सही फरमाया
एक जो हमारे पास डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान के आपके प्रॉफिट एंड कैश में डिफरेंस क्या है, जो सेल ने बताया कि कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट होती हैं, क्रेडिट पे हम सेल कर रहे होते हैं, क्रेडिट पे हम परचेज कर रहे होते हैं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन का कैश पे इम्पेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आईएस पे पड़ता है। अगर हमने क्रेडिट सेल्स की है तो हमारे प्रॉफिट में इजाफा होगा, अगर हमने क्रेडिट परचेज की है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम होगा। लेकिन कैश पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश तो ना आया ना गया। एक तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दूसरा हमारे पास होती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, बैड डेट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। इसमें कैश पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये आपके इनकम या एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, दो बातें हो गई, पहला क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दूसरी बात क्या नाम है, नॉन कैश आइटम। ये यानी लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, नॉन कैश आइटम। और तीसरा हमारे पास ये होता है, कैश में दोनों चीजें आती हैं। कैश में वो आइटम भी आते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। रेवेन्यू नेचर मीन्स जो आईएस में जाते हैं, जैसे कि सेल्स हो गया, परचेज हो गया, तो ये कैश में भी आ रहे होते हैं, आईएस में भी आ रहे होते हैं। लेकिन कुछ आइटम होते हैं कैपिटल नेचर के। कैपिटल नेचर का मतलब कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। जैसे कि आपने कोई नॉन करंट एसेट बाई की, आपने कोई मशीनरी बाई की, तो मशीनरी की कॉस्ट नहीं जाती है आईएस में, उसकी डेप्रिसिएशन जाती है। लेकिन मशीनरी की पूरी कॉस्ट माइनस होती है कैश से। आपने कोई लोन पे किया, तो जो भी आपने लोन पे किया ये कैपिटल आइटम है, लेकिन ये आपके आईएस में नहीं जाता, कैश में आता है। ऑनर ने फर्दर इन्वेस्टमेंट की, ऑनर ने बिजनेस में कैश लगाया, पैसे लगाए, तो बैंक बढ़ेगा, लेकिन आईएस पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो आईएस होती है, प्रॉफिट होता है, उसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं। ठीक है, कैपिटल आइटम नहीं आते, एक इसमें डिफरेंस आता है। दूसरा नॉन कैश आइटम जो है वो कैश में नहीं आते। हमारे पास क्रेडिट सर कैपिटल आइटम क्या सर? कैपिटल आइटम वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं। ये जो आपका ये कैसे खर्चे जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ऐसी चीजें जो लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, कभी कभार होती हैं। लाइक जैसे आपने कोई लोन पे किया, ऑनर ने कोई बिजनेस में कैपिटल किया, ये सारे कैपिटल आइटम कभी कभार होते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म होते हैं। अगर कोई बेनिफिट है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। लाइक आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो जाहिर सी बात है, वो मशीन जो भी आपने खरीदी है वो 5 साल 6 साल चलेगी, फिर उसके बाद आप उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो वो जो आपने उस पर जो खर्चा आया, फॉर मशीनरी बाई की आपने 1 लाख रुपए की, तो उस पर जो हमारा जो खर्चा आया है, वो सिर्फ और सिर्फ वहां जाता है, क्या बोलते हैं, आपकी बैंक में जाता है। हम जब मशीनरी बाई करते हैं ना, तो मशीनरी डेबिट, बैंक क्रेडिट। आईएस में कुछ भी नहीं जाता, आईएस में बस डेप्रिसिएशन जाती है। अगर वो 10 साल चलेगी, डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, वो आईएस में सिर्फ डेप्सिन चली जाती है। लेकिन बैंक में पूरा पूरा अमाउंट माइनस हो रहा होता है। तो वैसे मैं कल क्लास लूंगा, मेरी अकाउंट्स की अगर क्लास होगी सेंटर में, तो वहां मैं यही पढ़ाऊंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इसी तरीके से कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, वहां आपको ये सारा डिटेल में समझा दूंगा ये क्या होता है। यहाँ मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, यहाँ सिर्फ मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि वो कौन सी चीजें जिनकी वजह से हमारे पास प्रॉफिट एंड कैश में डिफरेंस आ रहा होता है। ये बातें क्लियर है? ओके, आगे चलें। अच्छा जी, ये देखें, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा। ये कैश इनफ्लो के बारे में लिखा हुआ है, कैश इनफ्लो में क्या क्या आइटम आता है। ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए। आपसे एग्जाम्पल में पूछ सकता है, दो तरीके बताओ जिससे कैश इनफ्लो हो रहा हो। इसी तरीके से ये कैश आउटफ्लो के बारे में, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। कैश आउटफ्लो में क्या क्या आता है, खर्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या नाम है, हम चलते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट के ऊपर चलते हैं। कैश फ्लो फोरकास्ट होता है क्या है? कैश फ्लो फोरकास्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है। देखिए, आपको स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, क्योंकि पूरी नहीं बनानी है आपको पेपर में, आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आपसे छोटी मोटी कैलकुलेशन आ सकती है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट कैसे बनाते हैं? एक तो ये फ्यूचर के बारे में होता है, और ये फ्यूचर के, और ये मंथ वाइज होता है। तो आप देख लें, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों का बना हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं इनफ्लोज, इनफ्लोज लिखते हैं। ठीक है, तो ये इनफ्लोज आ रहे हैं कि मैं एक एक जनवरी का बता देता हूँ। जनवरी में हमने क्या किया, आपने 6,000 रुपये क्या नाम है, ऑनर ने इन्वेस्ट किए, ये 6,000 रुपये ऊपर ट्रिपल जीरो वाला। उसके बाद हमने कैश सेल्स की, 3,000 रुपये की कैश सेल्स हो गई। फिर हमने पेमेंट बाय ट्रेड रिसीवर, हमें ट्रेड रिसीवर ने यानी कुछ भी नहीं दिया, कोई पैसा नहीं दिया, क्योंकि सारी की सारी सेल्स हमारी कैश में थी। तो टोटल जो हमारे पास कैश आया, 6 + 3 ये आ गया 9। तो पहले हम क्या करते हैं, इनफ्लोज लिखते हैं, एंड देन उसका टोटल करते हैं। ठीक है, पेपर में क्या सीन होगा, पेपर में वो क्या करेगा, जैसे ये हमारे पास आ रहा है 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, पेपर में आपका सीन ये करेगा, इसकी जगह लिख देगा एक्स, और आपको बोलेगा ये बताओ कि हमारे पास इनफ्लोज कितने आए थे जनवरी में। जैसे फेब में आप देखें, आपने केस सेल्स की 4,000 की, आपको रिसीवेबल ने दिए 2,000 रुपए, तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया, 6,000 हो गया। ठीक है, तो पेपर में क्या सीन करेगा, इसकी जगह लिख देगा वाई,
और आपको बोलेगा इसकी वैल्यू बताओ। इसी तरीके से हम जो दूसरा आइटम लिखते हैं कैश फ्लो फोरकास्ट में, वो लिखते हैं कैश आउटफ्लोज। तो कैश आउटफ्लोज में हमारे खर्चे आ रहे होते हैं, ये दिए होंगे पेपर में आपको, आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि हमारे पास आउटफ्लो कितने बनते हैं, और उस पर कमेंट आता है। कमेंट कैसे आता है वो बता रहा हूँ। तो ये देखें, लीज मतलब किराया, हमने कोई मशीनरी लीज पे ली होगी। रेंट मतलब जगह का किराया, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, अदर कॉस्ट, और आखिर में इन सारे आउटफ्लोज का टोटल आया। तो मैं जरा चेक करवा देता हूँ। आप ऐसा करें, ये आप फेब के महीने में आ जाए। तो हमारे पास रेंट का खर्चा कितना है, 1,000। मटेरियल का खर्चा कितना है, 1,000, 2,000 हो गए। लेबर का खर्चा कितना है, 2,000, 4,000 हो गए। और अदर कॉस्ट आ गई, यानी 1। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,000। तो टोटल हमारे पास कैश कितना गया, 5,000 गया। तो वो आपसे पहला काम तो ये करेगा, ये टेबल बना हुआ होगा, इसमें से इनफ्लोज में जाके कहीं जाके एक्स लिख देगा, आउटफ्लोज में जाके कहीं जाके वाई लिख देगा, जेड लिख देगा। आपको क्या करना होगा, इनका टोटल मालूम करना होगा। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है। अगला काम क्या होगा, अगला काम आपको बोलेगा कि ये हमारे पास कैश फ्लो फोरकास्ट है। इसमें हम क्या करते हैं, नंबर वन पहले ये दिखाते हैं कि हमारे पास कितना इनफ्लो आएगा, आगे आपके सामने। दूसरा हम ये दिखाते हैं कितना आउटफ्लो जा रहा होगा, वो भी आपने दिखा दिया। उसके बाद हम इसको नेट करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, नेट करते हैं। नेट इन्होंने यहाँ नहीं किया हुआ, नेट हम कर लेते हैं। ठीक है, नेट कैसे करते हैं, मुझे बताएं। हमारे पास इनफ्लो कितना हुआ, 9 हुआ। कितना हो गया, 9 हो गया। और आउटफ्लो कितना हो गया, 11 हो गया। 9 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, -2। -2। ओपनिंग बैलेंस हमारा ये पहला महीना है। हमारा ये असल में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। इस बिजनेस, ये बिजनेस यानी स्टार्टअप है बिजनेस का। तो जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपके पास बैलेंस कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम ओपनिंग बैलेंस 0 लिख देते हैं। तो -2 आपके पास नेट कैश फ्लो आ रहा था, -2 + 0, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फेब पे आ जाते सर हैं। ये ओपनिंग जीरो इस वजह से क्योंकि इसी साल ही शुरू हुआ है बिजनेस। इस साल से वो देखिए, आप देखिए इसने ऊपर 6,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे। इन्वेस्ट इसीलिए किए बैंक में पैसे मिलते हैं। अब फैब पे आते हैं। फैब का इसने नेट कैश फ्लो नहीं निकाला, हमें फाइंड करना है। तो आप लोग बता सकते हैं फैब का नेट कैश फ्लो कितना होगा। 1। 1 होगा, ठीक है। हमारे पास 6,000 रुपये आए थे इनफ्लो के तौर पे, और आउटफ्लो गया हमारे पास 5,000। तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और ओपनिंग, अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या करना होता है, जो पूरे महीने में नेट कैश फ्लो आया था और जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, उन दोनों को सम कर देता है। तो +1 हुआ था आपके पास, +1 और -2 आपका ओपनिंग बैलेंस था, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, लास्ट मंथ का। तो +1 -2 ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो आगे के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो मुझे कोई सर बता, इसको माइनस में क्यों लिख रहे हैं, वजह क्या है माइनस में ब्रैकेट में लिख के हम। माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले जनवरी के महीने में हमारे पास जो आखिर में बैलेंस बचा था वो माइनस में था, ओवरड्राफ्ट था हमारा, 2,000 ओवरड्राफ्ट हमारा था। तो फेब के महीने में हमारे पास माशाल्लाह से 1,000 रुपये आ गए थे। इनफ्लोज इन आउटफ्लो को देख के टोटल 1,000 रुपये आ गए थे प्लस में। तो हमारा ओवरड्राफ्ट -2 था, तो +1,000 के और आ गए। तो +1 और -2 नेट क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। अच्छा जी, मार्च के महीने में आ जाए। मार्च के महीने में हमारे पास इनफ्लो कितने हो रहे हैं, 8,000 के हो रहे हैं। आउटफ्लो कितने हो रहे हैं, 7,500 के हो रहे हैं। नेट कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस का, 0.5 प्लस का। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या होगा मार्च का, जो पिछले महीने का क्लोजिंग था। तो -1 और 0.5 यहाँ पे, नेट कितना हो जाएगा, 0.5 माइनस। तो ये क्या, ये कैश फ्लो फोरकास्ट है। तो इससे आपको आइडिया हो रहा है कि आप पहले महीने में आप ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहला साल है आपका, पहला महीना है। दूसरे महीने में ओवरड्राफ्ट कम हो गया, तीसरे महीने में और कम हो गया, चौथे महीने में क्या हो गया, जाके प्लस हो गया। इससे बैंक को आइडिया होता है कि ये बिजनेस आगे जाके इसका ओवरड्राफ्ट बेहतर हो जाएगा, ये बिजनेस आगे जाके इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो अच्छा, इससे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से नेट निकलता है। नहीं, नेट निकालने के लिए आपको इनफ्लोज का जो टोटल होता है और जो आउटफ्लोज का टोटल होता है, उन दोनों को सम करना होता है। इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो। इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज इक्वल टू नेट कैश फ्लो। ठीक ओके है। सर। अच्छा, अभी ऐसा है कि मैं क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, तो आज के लिए यहीं तक ही। इंशाल्लाह कैश फ्लो फोरकास्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। क्लास की जो हमारी वो सर डेज, एक मंडे है, दूसरा वेनेसडे है, और तीसरा हमारे पास है फ्राइडे। जी बेटा। सर मुझे रेशियो एनालिसिस के लिमिटेशन सर रिकॉर्डिंग में भेज दें। रिकॉर्डिंग अभी अभी रिकॉर्ड करो।